महज 4 साल में भारतीय संसद को अपने मौलिक राजनीतिक विचारों से झकझोर देने का करिश्मा राम मनोहर लोहिया ने कर दिखाया था। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के प्रतिदिन 25,000 रुपए की खर्च करने की बात हो, या फिर इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहने का साहस रहा हो, या फिर ये कहने की हिम्मत हो कि महिला को सती सीता नहीं होना चाहिए, द्रौपदी बनना चाहिए। राम मनोहर लोहिया वो पहले राजनेता रहे जिन्होंने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। उत्तर भारत में आज भी आप राजनीतिक रुझान रखने वाली किसी युवा से बात करेंगे तो वो इस नारे का जिक्र जरूर करेगा। जब लोहिया बोलता है, दिल्ली का तख्ता डोलता है। जब देश जवाहरलाल नेहरू को अपना सबसे बड़ा नेता मान रहा था, तब लोहिया ही थे जिन्होंने नेहरू को सवालों से घेरना शुरू किया था। नेहरू से उनकी तल्खी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि देश के बीमार प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 1962 में लोहिया फूलपुर में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए। उस चुनाव में लोहिया की चुनाव प्रचार की टीम का हिस्सा रहे सतीश अग्रवाल याद करते हैं कि लोहिया जी कहते थे कि मैं पहाड़ से टकराने आया हूँ, मैं जानता हूँ कि पहाड़ से पार नहीं पा सकता, लेकिन उसमें एक दरार भी कर दी तो चुनाव लड़ना सफल हो जाएगा। बिहार में समाजवादी राजनीति का अहम चेहरा माने जाने वाले शिवानंद तिवारी को राम मनोहर लोहिया को करीब से देखने का मौका मिला था। 1967 में भोजपुर के शाहपुर विधानसभा सीट से शिवानंद तिवारी के पिता रामनंद तिवारी चुनाव लड़ रहे थे। उनके चुनाव प्रचार में लोहिया गए थे। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि मुझे उनके साथ 4 सभाओं में जाने का मौका मिला था। वो एक भविष्यवक्ता के भांति बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा था कि आप ये सोचकर वोट दीजिए कि आप जिसे चुन रहे हैं वो मंत्री बनने वाला है या वो मंत्री बनाने वाला है। शिवानंद तिवारी के मुताबिक 1967 में जब हर तरफ कांग्रेस का जलवा था, तब राम मनोहर लोहिया इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के दिन जाने वाले हैं और नए लोगों का जमाना आ रहा है। जिसके बाद 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी। लोहिया की मौत के बाद उनकी विरासत और उनके नाम की राजनीति खूब देखने को मिली, कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में। मुलायम सिंह यादव तो अपनी पार्टी को लोहिया की विरासत को मानने वाली पार्टी के तौर पर देखते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि लोहिया जी हमारे पार्टी के सबसे बड़े आदर्श हैं। 1967 में पहली बार उन्होंने ही नेताजी को टिकट दिया था। जसवंत नगर विधानसभा सीट से लोहिया समाज में गरीब गरीबों की आवाज उठाना चाहते थे और वो पिछड़ों को सत्ता भी भागीदारी देना चाहते थे। उनका सपना था कि 100 में पावे पिछड़े 7। मुलायम की राजनीतिक क्षमता को सबसे पहले लोहिया जी ने ही देखा था। मुलायम सिंह यादव ने जल्द ही प्रकाशित होने वाली अपनी राजनीतिक जीवनी द सोशलिस्ट में लेखक फ्रैंक हुजूर के साथ याद किया कि 1963 में फर्रुखाबाद सीट से उप लोकसभा चुनाव में मैं अपने साथियों के साथ उनके प्रचार में जुटा था। विधुना विधानसभा में उन्होंने मुझसे पूछा था कि प्रचार के दौरान क्या खाते हो, कहाँ रहते हो। मैंने कहा लैया चना रखते हैं, लोग भी खिला देते हैं और जहाँ रात होती है उसी गाँव में सो जाते हैं। उन्होंने मेरे कुर्ते की जेब में 100 रुपए का नोट रख दिया था। हालांकि मुलायम सिंह को बाद में राम मनोहर लोहिया से बहुत ज्यादा मिलने जुलने का मौका नहीं मिला, लेकिन परिवारवाद के पहलू को छोड़कर लोहिया के राजनीतिक विरासत पर मुलायम लगातार अपना दावा जताते रहे। समाजवादी राजनीति को शिवानंद तिवारी लंबे समय से देख रहे हैं। लोहिया की राजनीति के असली वारिस की बात होने पर शिवानंद तिवारी कहते हैं कि लोहिया जिस तरीके से राजनीति की बात करते हैं उसके ठीक ठीक अपनाने वाले तो केवल किशन पटनायक ही हो पाए हैं। हालांकि उनको वो सम्मान नहीं मिला। बिहार की राजनीति में लोहिया को जिन्होंने काफी हद तक अपने जीवन में उतारा वो लालू ही रहे हैं। शिवानंद तिवारी आगे कहते हैं कि अगर आप 1990 से 1995 के बीच के लालू के भाषणों को देखें तो उनमें लोहिया की झलक मिलती थी। हालांकि बाद में उनके कदम डगमगा गए और उनमें उतना बड़ा विजन भी विकसित नहीं हो पाया। लालू लोहिया के जितने करीब पहुंच सकते थे वहां तक पहुंचने में वो चूक गए। चाहे मुलायम हो या फिर लालू या शरद या रामविलास पासवान, इन सब पर लोहिया का असर दिखा जरूर, लेकिन ये सब उनके जातिवादी राजनीति के दायरे से नहीं निकल पाए, जिसका लोहिया आजीवन विरोध करते रहे। आपको बता दें कि लोहिया ने जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। ये कम ही लोग जानते होंगे कि वो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, मराठी और बांग्ला धड़ल्ले से बोलते थे, लेकिन वो हमेशा हिंदी में बोलते थे ताकि आम लोगों तक उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। लोहिया ने चाहे आम लोगों के हितों की बात की हो या समाज में महिलाओं को बराबरी देने की बात कही हो, ऐसे में लगता है कि वो भारतीय राजनीति के सबसे दूरदर्शी नेताओं में शामिल थे, लेकिन उनके अंदर एक आग हमेशा धधकती रहती थी। वहीं लोहिया की मौत भी कम विवादास्पद नहीं रही। उनका प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ गया था और इसका ऑपरेशन दिल्ली के सरकारी विलिंगडन अस्पताल में किया गया था।
उनकी मौत के बारे में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपने ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइंस में कहते हैं कि इनमें उन्होंने लिखा था कि मैं राम मनोहर लोहिया से अस्पताल में मिलने गया था। उन्होंने मुझसे कहा, कुलदीप, मैं इन डॉक्टरों के चलते मर रहा हूँ। कुलदीप आगे लिखते हैं कि लोहिया की बात सच ही निकली, क्योंकि डॉक्टरों ने उनकी बीमारी का गलत इलाज कर दिया था। उनकी मौत के बाद सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण हेतु एक समिति नियुक्त की थी। आज यही अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रूप में जाना जाता है। इस समिति की रिपोर्ट का एक हिस्सा 26 जनवरी 1968 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था, जिसमें समिति ने दावा किया था कि अगर अस्पताल के अधिकारी आवश्यक और अनिवार्य सावधानी से काम लेते तो लोहिया का दुखद निधन नहीं होता। शिवानंद तिवारी याद करते हैं कि तब वो बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन बाद में वो बात दबा दी गई। 1977 में केंद्र सरकार में राज नारायण स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने लोहिया की मौत के कारणों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की थी, लेकिन अस्पताल में तब सारे कागज गायब हो गए थे। एक और किस्सा है जो राम मनोहर के सिगरेट पीने से जुड़ा हुआ है। लोहिया का निजी जीवन भी कम दिलचस्प नहीं था। लोहिया अपनी जिंदगी में किसी का दखल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। हालांकि महात्मा गांधी ने उनके निजी जीवन में दखल देते हुए उनसे सिगरेट पीना छोड़ देने की बात कही थी। लोहिया ने बापू को कहा था कि सोचकर बताऊंगा, और 3 महीने के बाद उनसे कहा कि मैंने सिगरेट छोड़ दी। बस उसके बाद से फिर राम मनोहर लोहिया ने कभी सिगरेट नहीं पी।